भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले मुझे मुंबई की पवित्र धरती पे बुलाने के लिए प्रेम प्रकाश जी, मैं प्रेम कुमार जी आपको धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। हमारे पूर्व जन्म के सगे बड़े भाई आदरणीय गोपाल सेठी जी, ये मुझे कल ही पता चला कि हम दोनों भाई भाई थे। आदरणीय गोपाल सेठी जी, श्री अनंत कलसे जी, विनोद सेलार जी। विनोद जी हमारे मित्र के बड़े भाई हैं, आशीष जी हमारे मित्र हैं, गणेश जी, डॉक्टर मुकेश शर्मा जी, राम कुमार पाल जी, जियालाल जी, प्रशांत जी, काशिश जी, मनोज जी, विनय दुबे जी सामने बैठे हुए हैं, सुंदरी ठाकुर जी सामने बैठी हुई हैं, विंदु दुबे जी, पवन जी, सुबोध जी, और सामने सभी बैठे छात्रों, छात्राओं, बेटों, बेटियों, सबको मैं अपना यथोचित प्रणाम और आशीर्वाद भेंट करता हूं। जब भारत का संविधान बन रहा था तो यह हुआ कि लक्ष्य क्या है संविधान का, करना क्या है। कुछ भी बनाया जाता है तो कुछ लक्ष्य होता है। जैसे ये कॉलेज बना है तो लक्ष्य है लोगों को शिक्षा देना, ये ऑडिटोरियम बना है इसका लक्ष्य है बैठ के सेमिनार करना, कॉन्फ्रेंस करना। तो संविधान का लक्ष्य क्या है, क्या लक्ष्य है, जरा ला के छात्र बताएं, क्या लक्ष्य है संविधान का, ये बना किस लिए। मेरी इसकी इंटरप्रिटेशन है, संविधान का लक्ष्य है भारत में राम राज्य की स्थापना। राम राज्य कैसा था, इसको पढ़ने के लिए पूरा पूरा उत्तरकांड नहीं पढ़ना, रामचरितमानस का केवल 10-15 चौपाइयां पढ़ लीजिए, वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड के 4-5 दोहे पढ़ लीजिए, उसी से क्लियर हो जाएगा कि राम राज्य का मतलब क्या है। और उससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि संविधान के प्रियम्बल में जितनी बातें कही हुई है ये सब पहले भारत में था। तुलसीदास जी कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर करई परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरश्रुत नीति। अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, किसी को जल्दी मौत नहीं होती, सब पूरी लाइफ जीते हैं। सब सुंदर सब बिरु शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, कोई दरिद्र नहीं है, सबको रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था है, नहीं को अबुध न लक्षण हीना, सब उदार सब पर उपकारी, फ्रेटर्निटी यूनिटी नेशनल इंटीग्रेशन, विप्र चरण सेवक रत नारी, एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बन क्रम पति हितकारी। अभी आज चर्चा हो रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अब के हजारों साल पहले भगवान श्री राम ने एक पति एक पत्नी का नियम लागू कर दिया था। और ये इको कहां से आ रहा है, या तो माइक इधर हमारी तरफ आ रहा है, या इको कम करिए तो माइक उधर कर दीजिए, तो थोड़े दरवाजे खोल दीजिए, थोड़ा दरवाजा खोलिए, बार बार इको हमारे कान में आ रहा है, कुछ दरवाजे खोल दीजिए। प्रजा को स्पष्ट संदेश देने के लिए भगवान राम ने केवल दूसरों पे लागू नहीं किया बल्कि स्वयं के पे लागू किया। भगवान श्री राम ने एक विवाह किया, लक्ष्मण जी ने एक विवाह किया, भरत जी ने एक विवाह किया, शत्रुघ्न जी ने एक विवाह किया, और आज नहीं हजारों साल पहले। अभी चर्चा हो रही है सेठी साहब कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए।
अब से हजारों साल पहले तुलसीदास जी कहते हैं, दुई सुत सीता सुंदर जाए, लवकुश वेद पुराणन गाए। भगवान राम के भी 2 बच्चे, लक्ष्मण जी के भी 2 बच्चे, भरत जी के भी 2 बच्चे, शत्रुघ्न जी के भी 2 बच्चे। अब से हजारों साल पहले हम 2, हमारे 2, सबके 2, ये लागू हो चुका है। अभी हम सोच रहे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे भैया हो गया, हो चुका है पहले। ये अलग बात है, भगवान राम के बाद वो सिस्टम फिर डिस्टॉर्ट हो गया। इसलिए पूरी दुनिया में जो गुड गवर्नेंस का बेस्ट मॉडल कहा गया है वो राम राज्य कहा गया है। इसलिए गोपाल सेठी जी बैठे हुए हैं, संसद में लगातार सवाल पूछते भी रहते हैं, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। मैं तो कहता हूं, संविधान के प्रियम्बल में जहां सेकुलर शब्द आया है, सोशलिस्ट आया है, डेमोक्रेटिक आया है, वहीं आके राम राज्य भी जोड़ देना चाहिए, सीधे जोड़ देना चाहिए। और इससे संविधान के स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक राम राज्य। और राम राज्य मैंने आपको बताया वर्णन है। और राम राज्य को अगर और छोटे में समझना है कि राम राज्य का मतलब क्या, तो जोर से बोलिए, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, यही राम राज्य है। हमने ये नहीं कहा हिंदुओं की जय हो, गैर हिंदुओं का नाश हो, हिंदुओं में सद्भावना हो, हिंदुओं का कल्याण हो। हमने क्या कहा? धर्म की अधर्म कहा, प्राणियों में विश्व का। आप संविधान के प्रियम्बल को, फंडामेंटल राइट को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अगर समअप करिए 4 सेंटेंसेस में, तो यही आएगा जो मैं आपको कह रहा हूं। संविधान पढ़ने के 4 तरीके। लिटरल इंटरप्रिटेशन, जितना लिखा है केवल उतना पढ़िए। पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन, उद्देश्य क्या है उसको समझिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन, 2 आर्टिकल्स को एक साथ कंस्ट्रक्ट करके पढ़िए। और हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन, 2 आर्टिकल को एक साथ मिला के नई चीज निकालने की कोशिश करिए। अगर आप इस संविधान के फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल को पर्पोजिव, हार्मोनियस और कंस्ट्रक्टिव तरीके से पढ़ेंगे, संविधान का इंटरप्रिटेशन पर्पोजिव, हार्मोनियस और कंस्ट्रक्टिव तरीके से करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा इस संविधान का लक्ष्य वही है जो वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड में लिखा हुआ है, रामचरितमानस में उत्तरकांड में लिखा हुआ है कि सब नर करें परस्पर प्रीति। और प्रियम्बल में लिखा भी है सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। ये जितनी बातें लिखी हुई हैं ये सब उसी में समाहित हो जाती हैं। तो सवाल यह है कि अभी तक हुआ क्यों नहीं? 75 साल तो बीत गए, इस पे चर्चा क्यों नहीं हुई? चर्चा इसलिए नहीं हुई या संभव इसलिए नहीं हुआ कि जिनकी ड्यूटी थी इस संविधान को लेटर और स्पिरिट में लागू करने की, उन्होंने संविधान को विदेशी चश्मे से पढ़ा। उन्होंने भारत के चश्मे से पढ़ा ही नहीं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड के चश्मे से पढ़ा या कैम्ब्रिज के चश्मे से पढ़ा या कहीं और के चश्मे से पढ़ा, भारत के चश्मे से नहीं पढ़ा। जैसे संविधान कहता है आर्टिकल 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। लाके बच्चों ने पढ़ा होगा, सबने पढ़ लिया, आर्टिकल 16 पढ़ लिया ना? आप बताइए सेठी साहब, आज की डेट में जब सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एक है, इंजीनियरिंग का एक ही एग्जाम पूरे देश के लिए हो रहा है, मेडिकल का एक ही एग्जाम नीट पूरे देश के लिए हो रहा है, क्लैट का एक ही एग्जाम पूरे देश के लिए एक हो रहा है, एनडीए का एक पेपर सबके लिए एक है, चाहे वो मराठी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे बंगाली हो, चाहे बिहारी हो, पेपर सबका एक। लेकिन सीबीएसई कुछ अलग पढ़ाता है, आईसीएसई कुछ अलग पढ़ाता है, यूपी बोर्ड कुछ अलग पढ़ाता है, बंगाल बोर्ड कुछ अलग पढ़ाता है, महाराष्ट्र बोर्ड कुछ अलग पढ़ाता है। क्यों?
जब पेपर एक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक है, तो सिलेबस अलग अलग होना चाहिए क्या? जरा जोर से बोलिए, अलग अलग होना चाहिए क्या? फिर तो कॉमन सिलेबस होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कॉमन सिलेबस कैसे हो जाएगा? महाराष्ट्र का और यूपी का, बिहार का सिलेबस कॉमन कैसे हो सकता है? आप ये बताओ, मैथ का सिलेबस पूरे भारत का एक हो सकता है कि नहीं? जोर से बोलो बच्चों। फिजिक्स का एक हो सकता है कि नहीं? केमिस्ट्री का एक हो सकता है कि नहीं? जूलॉजी का एक हो सकता है कि नहीं? बॉटनी का एक हो सकता है कि नहीं? अंग्रेजी का एक हो सकता है कि नहीं? तो सारे मेन सब्जेक्ट का सिलेबस तो कॉमन हो सकता है, फिर अलग अलग सिलेबस क्यों? अब आप सोच रहे हो कि नहीं, अभी तो कई सारे एजुकेशन बोर्ड है, एक एजुकेशन बोर्ड से कैसे काम चलेगा? अरे रेलवे बोर्ड पूरे भारत में एक ही है ना? रेलवे बोर्ड एक ही है कि नहीं? अगर एक रेलवे से पूरे भारत में रेल घूम सकती है, तो वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश में एजुकेशन नहीं चल सकता है क्या? आप बताओ। अगर एक जीएसटी काउंसिल से पूरे देश में जीएसटी लागू हो सकती है, तो एक एजुकेशन काउंसिल से पूरे देश में वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं लागू हो सकता? बहुत आसान है। करना क्या है? एक कानून है राइट टू एजुकेशन, और मैं इसको कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बता रहा हूं। संविधान कहता है सबको समान अवसर दीजिए। आज की डेट में सबको समान अवसर नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमें मजबूरी में कोचिंग में जाना पड़ता है। बिना बच्चा कितना ही पढ़ने में टैलेंटेड हो, बिना कोचिंग के आईआईटी नहीं क्वालिफाई कर सकता, बिना कोचिंग किए वो डॉक्टर नहीं बन सकता, बिना कोचिंग किए क्लैट को नहीं क्वालिफाई कर सकता। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो पढ़ाया जाता है वो पूछा नहीं जाता, और जो पूछा जाता है वो पढ़ाया नहीं जाता, जिससे कोचिंग का व्यापार चलता रहे, कोचिंग का धंधा बढ़िया चलता रहे। इसीलिए ऐसा सिस्टम बना दिया, जो पूछेंगे एग्जाम में वो पढ़ाएंगे नहीं, जो पढ़ाएंगे एग्जाम में वो पूछेंगे नहीं। और इन्हीं कोचिंग माफियाओं के चक्कर में आज तक भारत में वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड और वन नेशन वन करिकुलम लागू नहीं हो पाया, केवल और केवल कोचिंग माफियाओं के चक्कर में। संविधान की धज्जियां उड़ रही है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री और जज, हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज को पर डे सुबह उठ के एक बार अपनी शपथ पढ़नी चाहिए।